हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ और टर्म्स देखे थे, खासकर मैग्नेटिक सर्किट से संबंधित, जैसे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स, रिलक्टेंस, और इनको हमने इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैट से कंपैरिजन किया था, जिसमें हमने देखा था करंट इक्विवेलेंट थी फ्लक्स के, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आता था वो इक्विवेलेंट है यहाँ पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स से, और वहाँ जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम्भ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही कार्य करता है जो रेजिस्टेंस काम करता था इलेक्ट्रिसिटी में, सेम काम करता है रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, और इसको हमने कंपैरिजन किया था तो हमने देखा था जिस प्रकार वहाँ रजिस्टिविटी आती थी उसी प्रकार यहाँ एक टर्म है हमारे पास रिलक्टिविटी। ठीक है, रिलक्टिविटी हमने देखा था 1/μ0/μr, इसकी वैल्यू आई थी, इसकी यूनिट मीटर पर हेनरी थी। ठीक है, और जो रिलक्टेंट था या रिलक्टेंस जिसे प्रतिष्ठम्भ कहा गया था, इसकी वैल्यू आई थी S = 1/μ0/μr × L/a। ठीक है, और इसकी यूनिट होती थी 1/हेनरी। ठीक है, अब आज हम आगे मूव करेंगे। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है ये देखना है। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर कोई वैद्युत परिपथ है तो उसमें धारा उत्पन्न कराने के लिए तथा धारा को मेंटेन करने के लिए, यानी करंट को जनरेट करने के लिए और करंट फ्लो को बनाए रखने के लिए वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। परंतु चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को केवल जनरेट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे मेंटेन करने के लिए किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में ये डिफरेंस है, मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को जनरेट करने के लिए तथा करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती थी। परंतु मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने में ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ती है, परंतु उसको मेंटेन करने में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फ्लक्स चुंबकीय परिपथ में बहता नहीं है, फ्लो नहीं करता, जस्ट मेंटेन्ड होता है, स्थापित होता है। ठीक है, स्टेबल किया जाता है। ठीक है, अतः चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को उत्पन्न कराने के लिए, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को उत्पन्न कराने के लिए कुंडली में दी गई वैद्युत ऊर्जा ही, जो हमारी कॉइल होती है उसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं करंट इत्यादि के रूप में, और उसका काम है फ्लक्स को जनरेट करना, तो वही इलेक्ट्रिक एनर्जी ही मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में इसमें एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को उत्पन्न कराने के लिए कुंडली में जो वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, ध्यान से फिर से सुने, अभी हमने क्या कहा कि अगर हमारी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसमें करंट को जनरेट करने और उसे मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम अलग अलग इलेक्ट्रिक सोर्स की सहायता से सप्लाई करते हैं, चाहे वो करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ईएमएफ हो, बैटरी हो, कुछ भी हो। लेकिन जो मैग्नेटिक सर्किट है इसमें हमें फ्लक्स को जनरेट करने के लिए और स्टेबल करने के लिए, तो जनरेट करने के लिए तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स फ्लो नहीं करता, फ्लक्स जस्ट स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी कॉइल है जिसके द्वारा हमारी ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं, तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कराने के लिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है, जो वैद्युत ऊर्जा दी जा रही है, वही ऊर्जा मैग्नेटिक ऊर्जा के रूप में इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का मेन कंसेप्ट होता है। अब अगर मान लीजिए किसी कुंडली अथवा परिनालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उसके क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा का संचय का प्रतीक है। ठीक है, यानी जो उसमें ईएमएफ हमने जनरेट दिया था कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कराने के लिए, वही ईएमएफ, वही विद्युत वाहक बल, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो इस चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बराबर होगी। और अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड है, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक
सोलेनॉइड है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, यानी स्वप्रेरकत्व जिसे कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोई परिनालिका है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व एल हेनरी है। क्या है? कैपिटल एल हेनरी। कैपिटल एल हेनरी, एक सेकंड जरा। कैपिटल एल हेनरी है और परिनालिका यानी सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा आई है, कैपिटल आई है। या धारा के परिवर्तन की दर, क्योंकि धारा लगातार फ्लैक्चुएट भी कर सकती है, उसे किया जा सकता है, और वो वैल्यू है di/dt। तब परिनालिका में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, जो कॉइल है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा E = L × di/dt वोल्ट, ठीक है। हमने कहा मान लीजिए हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड है, परिनालिका है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसके करंट परिवर्तन की दर यानी जो रेट ऑफ कन्वर्जन है या फिर रेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो di/dt है, ठीक है। और इस परिनालिका की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कैपिटल L है। तब परिनालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो E = L × di/dt वोल्ट है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, दोनों साइड से स्मॉल धारा करंट I से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? EI = L × I × di/dt। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको E × I = L × I × di/dt, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा? वाट में आ जाएगा, क्योंकि V × I आप जानते हैं वाट होता है, ठीक है। VI को वाट ही तो कहते थे, भूल गए यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम दोनों साइड से अगर dt से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी EI × dt = L × I × di। ये जूल में आ जाएगा, क्योंकि वाट में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल आ जाता है, क्योंकि वाट होता क्या है आपको तो पता है, वाट = जूल पर सेकेंड। और यहाँ टाइम से यानी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? जूल। तो इसी प्रकार से जब हमने इसमें dt से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी यूनिट अब आ जाएगी जूल में। ये आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो स्मॉल करंट I के लिए था जो फ्लैक्चुएट कर रही है di/dt के रेट से। तो अगर हम फुल करंट I के लिए देखें तो टोटल एनर्जी जो इसमें कंजर्व होगी या फिर स्टोर होगी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या आ जाएगी? इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अभी स्मॉल करंट I के लिए देख रहे थे, अब फुल करंट कैपिटल I के लिए देख लेंगे तो हो जाएगा 0 to I Li × di = क्या करेंगे? तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, I × di का हो जाएगा, L कांस्टेंट है जिसे बाहर कर दो और ये आ जाएगा I² 0 to I। ये आपने इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से देखा है। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 × L × I², ठीक है, जो कि जूल में होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारी एनर्जी आ गई E = ½ Li²। यही एनर्जी किसी चुंबकीय क्षेत्र में संरक्षित या फिर कंजर्व्ड एनर्जी होती है, जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। कंजर्व का मतलब यहाँ स्टोर्ड एनर्जी से है हमारा कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब किसी चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में चुंबकीय ऊर्जा संग्रह, यानी अभी जो एनर्जी हमने देखी है इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक आयतन में चुंबकीय ऊर्जा। तो ये कैसे करेंगे? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है या फिर स्टोर हो रही है वो हमने देखा, U = ½ × Li² है। अब L की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे। इंडक्टेंस L = होता है μ0 × μr × A × n²/L। ऐसे देख लो, L = μ0 × μr × A × n²/L। ये L की वैल्यू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
आई की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, तो आई की वैल्यू कर देंगे H इंटू एल अपॉन एन। अब एल और आई की वैल्यू इस समीकरण 1 में अगर हम रखें तो हमें मिल जाएगा म्यू इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल इंटू एच स्क्वायर स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, एल से एल स्क्वायर में एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बच जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं ए इंटू एल क्या होता है, वी, यानी एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ही तो होता है। आगे देखिए ज़रा 1/2 म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, इस टर्म से आप परिचित हैं। इसको हमने क्या कहा है, फ्लक्स डेंसिटी, जिसे वी से लिखा गया था, ये आ गया वी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, तो आ जाएगा 1/2 इंटू वी इंटू एच इंटू वी वॉल्यूम वाला, इतनी जूल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रहे U इक्वल्स टू 1/2 BH जूल प्रति घन मीटर, और इसी की वैल्यू हमें देखना था किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यानी स्टोर्ड एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो कितना आ गया है, कैपिटल U इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, B की वैल्यू आपको पता है। अब आप चाहें तो V को H के टर्म में लिख लें, तो क्या जाएगा U इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच स्क्वायर, क्योंकि V की वैल्यू पता है, म्यू नॉट इंटू एच आर इंटू एच, एक एच पहले से था तो एच स्क्वायर, जूल प्रति घन मीटर। नेक्स्ट इसे आप चाहें तो H दोनों ही V के टर्म में लिख सकते हैं, तो फिर इसे H को भी जो यहाँ था इसको V के टर्म में ले आएंगे, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी कि U इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर अपान म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आप तीनों फार्मूला देख लेंगे। हालांकि जो आपका मेन फार्मूला है वो क्या है, U इक्वल्स टू 1/2 वी इंटू एच इंटू स्मॉल वी, सॉरी कैपिटल वी वॉल्यूम वाला, तो यह आ जाएगा जूल में। ठीक है, और प्रति इकाई घन में चाहिए, प्रति इकाई आयतन में, तो V से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा U इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये वैल्यू पूछी जा सकती है ऑप्शंस में, या फिर इन पर न्यूमेरिकल भी संभव है। ठीक है, अब SH के एक ऐसे प्रेरक, हाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास, ज़रा ध्यान से देख लें। क्वेश्चन कह रहा है 5 हेनरी, ठीक है, हेनरी यूनिट होती है इंडक्टेंस की एल की, 5 हेनरी के एक ऐसे प्रेरक यानी इंडक्टेंस की बात कर रहा है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कह रहे हैं 5 हेनरी प्रेरक यानी इंडक्टेंस की 5 हेनरी इंडक्टेंस की एक ऐसी कॉइल है या सोलेनॉइड है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें स्टोर एनर्जी की गणना कीजिए। तो फार्मूला अभी आपने देखा है। अच्छा, हमने कोई भी क्वेश्चन करने का जो स्टेप बताया था, मॉडल, वो था सबसे पहले आप लिखें जो डेटा दिया है, उसके बाद जो चीज़ें पता करना है उसे नोट करें, और लास्ट में सॉल्यूशन। तो हमारे पास दिया क्या है, प्रेरक यानी इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 5 हेनरी। ठीक है, L इक्वल्स टू क्या दिया है 5 हेनरी। उसके बाद धारा I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और ज्ञात करना है हमें स्टोर्ड एनर्जी या फिर संग्रहित ऊर्जा U। और उसके बाद सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, संग्रहित ऊर्जा U बराबर अभी हमने पढ़ा है हाफ इंटू LI स्क्वायर जूल में। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखा है, हाफ इंटू LI स्क्वायर। अब हमारा जो दिया हुआ है उसे पता चला, हमें वो फार्मूला चाहिए जिसमें L और I दोनों आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला पता है। यहाँ इन वैल्यू को पुट करिए तो क्या जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 2 पाई स्क्वायर, तो वह 1 2 से दूसरा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10 जूल। तो कितना आसान क्वेश्चन, ये आपसे ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जस्ट फार्मूला बेस्ड है। फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लीजिए। ठीक है,
इसी प्रकार एक सवाल हमारे पास नीचे और है, इसमें कहा गया 1.5 मीटर लंबी तथा 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाली परिनालिका में 4000 वर्तें यानी कि टर्न्स हैं, ज्ञात कीजिए। क्या? हेनरी में परिनालिका का प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इन हेनरी। ठीक है। दूसरा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में उत्सर्जित ऊर्जा यदि इसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो, यानी अगर परिनालिका में 2 एम्पियर की धारा फ्लो कर रहे हैं तो इसमें कितनी ऊर्जा डिसिपेट हो रही है आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा वही है, फॉर्मेट सेम है। क्या? परिनालिका की लंबाई दिया है, यानी पहले दिया है वो लिखेंगे, फिर पता करना है, फिर सोल्यूशन। तो दिया है परिनालिका की लंबाई और व्यास क्रमशः 1.5 मीटर और व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। इन सबको एक कॉमन यूनिट में लिख लें तो अच्छी बात है। परिनालिका में वर्तों की इससे गलतियां करने की संभावना कम हो जाती है, वरना पता चला दूसरे यूनिट में ही आपने वैल्यू पुट कर दी 10.5 सेंटीमीटर में, जबकि इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 10.5 गुणे 10⁻² मीटर में आ जाएगा। ठीक है। तो यूनिट को कन्वर्ट करना मत भूलना, वरना आंसर आपके गलत आ जाएंगे, सारा कार्य बेकार। दूसरा है परिनालिका में वर्तों की संख्या यानी n = 4000। अब है पता करना है। क्या पता करना है? तो पहला है परिनालिका यानी सोलेनॉइड का प्रेरकत्व इंडक्टेंस। दूसरा, परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा कितनी ऊर्जा है या डिसिपेट एनर्जी। अब है परिनालिका का प्रेरकत्व L। तो L की वैल्यू हमने बताया था कैसे निकालेंगे। L = था μ0 μr × A × n²/L। ये था इंडक्टेंस का फार्मूला। तो फार्मूला अगर आपको नहीं पता होगा तो इतने सरल सवाल भी आपसे नहीं हो पाएंगे, इसलिए फार्मूलेज यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार के एग्ज़ाम के पैटर्न में। पता नहीं कौन सा फार्मूला पूछ लें, पता नहीं कौन सी यूनिट पूछ लें। तो सिलेबस में जितने भी फार्मूलेज यूनिट आपको बताई जा रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें तो अवश्य ही याद करें। ठीक है। तो परिनालिका का प्रेरकत्व कैपिटल L = μ0 × μr × A × n²। ज़रा ध्यान से देखिए ये वाली वैल्यू, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जो μ0 है तो μ0 की वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रहे आपको, μ0 की वैल्यू हमेशा और हमेशा आपको मिलेगी μ0 = 4 पाई × 10⁻⁻⁷। तो μ0 की वैल्यू अगर नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखें, μr हमने कहा था अगर एयर में है तो μr की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 1 लिया जाएगा। तो μ0 की वैल्यू रख दिया, μr की वैल्यू रख दिया। उसके बाद कैपिटल A की वैल्यू, एरिया का फार्मूला क्या होता है, π/4 × d²। ठीक है, π/4 और d की वैल्यू है, मैंने कहा था d की वैल्यू ध्यान रहे, d की वैल्यू किस में आ जाएगी 10.5। अच्छा d देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ आपको दिख रहा होगा, अगर इसे करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी, यहाँ स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, फाइनल यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ये नहीं आएगा। 10.5 × 10⁻² टोटल का स्क्वायर होगा, 10.5 × 10⁻² होल का पावर 2 स्क्वायर आ जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार, इधर देखो ज़रा वरना गलत कर देंगे आप लोग। 10.5 × 10⁻² का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई और इंटू यहाँ 4 π/4 है ये। इसे सॉल्व करेंगे तो कैपिटल A की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू दिया है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इंटू 4000 का स्क्वायर अपॉन L, L है 1.5। इन सभी को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी और जिसकी वैल्यू है L = 0.116 क्या चीज़, हेनरी। ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। अब परिनालिका में संचित ऊर्जा या डिसिपेटेड एनर्जी फ्रॉम सोलेनॉइड क्या आ जाएगा, तो आप जानते हैं इसके लिए आ जाएगा U = ½ Li²। ध्यान दीजिए सवाल में, क्वेश्चन में L की वैल्यू नहीं दिया था पर इसे निकलवाया था उसने, जो L की वैल्यू आई है यहाँ रख दीजिए, तो हमें मिल जाएगा U = ½ Li², यानी हाफ इंटू L की वैल्यू है 0.116 इंटू I की वैल्यू है 2 का स्क्वायर,
और इन सब को सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी U इक्वल्स टू 0.232 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और किस प्रकार से इनको फार्मूले में अप्लाई करते हैं ये सारी वैल्यू हमें देखना था। नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये देखना है और इसका प्रभाव क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हैं अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाए तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुआ है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का इस्टेब्लिशमेंट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होने के कारण इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, तो धारावाही चालक के चारों ओर स्थापित चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव विद्यमान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र इस्टेब्लिश हो जाता है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट रहता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को या इसी मैग्नेटिक फील्ड को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक की सहायता से जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से जनरेट हुआ है। इसके लिए प्रायः हालांकि हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बार बार नहीं कहते, इसे चुंबकीय क्षेत्र से ही कह देते हैं। जो वैद्युत विशेषण है ये आकथित होता है, यानी इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को केवल चुंबकीय क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसमें कि चुंबकीय प्रभाव होता है, अर्थात इसमें कोई चुंबक अगर लाएं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा और इसी क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत यानी करंट की सहायता से जनरेट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। हालांकि इसे कहने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र ही कहते हैं, क्योंकि जो हमारा विद्युत शब्द है ये आलेखित होता है और खुद से ही मान लिया जाता है, समझा जाता है। इसकी इकाई यानी मात्रक अगर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी यूनिट हम पहले ही देख चुके हैं एच की। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है इसकी यूनिट क्या जाएगी, क्योंकि अगर आप इससे रिवाइज नहीं करेंगे बार बार तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें भूलते जाएंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या क्षेत्र प्रबलता, तो सारी यूनिट्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। हम बात आगे कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र होने के बाद। अब हमारे पास एक नया जो टर्म है, नया टॉपिक है हमारा, वह है चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर बल। ठीक है, यानी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, कंडक्टिंग वायर रख दें, तो उस पर कितना फोर्स कार्य कर रहा है ये देखना है हमें। ठीक है, कि फिर से सुन लो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम एक करंट कैरिंग वायर रख दें तो उसमें कितना फोर्स जनरेट होता है, कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज़ को देखना। ये हमारा मेन टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर बल, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि यदि किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चालक पर एक बल लगने लगता है। ठीक है, जिससे चालक बल की दिशा में चलकर कार्य करता है। ठीक है, इस बल को प्रतीकात्मक अक्षर यानी F से डिनोट किया जाता है और इसकी मात्रक यूनिट होता है। मैंने कहा था कोई भी फोर्स हो, दुनिया में जितने भी फोर्स हैं सबकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल बात है, जिससे सारी बातें यहाँ मेंशन है। अगर कोई धारावाही चालक, अगर आपको ये डायग्राम स्मरण में रहेगा तो ये पूरा निगमन बहुत आसानी से कर लेंगे। ये हमारा
एक कोई चुंबकीय फील्ड स्टेब्लिश किया गया है दो पोल्स के बीच में, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश्ड है। ये फील्ड लाइंस हैं जो डॉटेड दिख रही हैं आपको, फील्ड लाइंस हैं। और ये हमारा एक मैग्नेट है जो रेड कलर में ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसमें ये इसके मैग्नेटिक एक्सिस है, ये जो सेंटर से गई है। और ये जो मैग्नेट है ये फील्ड लाइन से, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनसे थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये वाला थीटा डिग्री, ठीक। इसकी लंबाई स्मॉल एल है। ये सारी बातें आपने देखा है। अब इस पर हमें एक फोर्स लगता है, उससे देखना है कि वो फोर्स कितना होगा, कितनी इसकी वैल्यू है। तो ये बातें आपने देख ली। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा मैग्नेट है इसकी जो इफ़ेक्टिव लंबाई है वो स्मॉल एल है, ठीक है। लेकिन इस इफ़ेक्टिव लंबाई का अगर हम एक्स कंपोनेंट देखें तो वो कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। ये चीज़ें आप पहले जान चुके हैं मैकेनिक्स में, वेक्टर में, एल कॉस थीटा। और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा एल साइन थीटा, ठीक है। अब ज़रा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने देखा कि बी क्या है, वी फ्लक्स डेंसिटी है कहाँ पर, दो असमान चुंबकीय ध्रुवों के बीच, ठीक है। ये जो रहा हमारा फ्लक्स डेंसिटी, इसकी वैल्यू है बी, ठीक है। दो असमान ध्रुवों के बीच फ्लक्स डेंसिटी कितना है हमारे पास, बी है। और जो किसमें यूनिट है, यूनिट इसकी वेबर प्रति वर्ग मीटर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई है चालक में प्रवाहित धारा एम्पियर में, एल है चालक की इफेक्टिव लंबाई, और थीटा है चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का झुकाव यानी कोण। एल साइन थीटा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक की लंबाई, और एल कॉस थीटा था चालक के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चालक की लंबाई, ठीक। नेक्स्ट है, अब एफ तो आपको पता है जो लगने वाला फोर्स है। अब प्रयोगों द्वारा ये पता चला कि किसी धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है ये फ्लक्स घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला, जब इसे हम रखे तो वहाँ पता चला कि अगर हम फ्लक्स डेंसिटी को कम करेंगे तो फोर्स कम होगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा, यानी फोर्स जो है ये फ्लक्स डेंसिटी के समानुपाती होगा। दूसरा, अगर करंट की वैल्यू इसमें चालक में जो कंडक्टर है उसमें करंट की वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो भी फोर्स, लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, यानी चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। और तीसरा था, जो चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबवत लंबाई है इसके भी समानुपाती होगा, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल साइन थीटा। ये भी, अब इन तीनों इक्वेशंस को, ए बी सी को एक साथ अगर साथ लिखें तो आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हमने यहाँ के कह दिया है, तो आ गया एफ इक्वल्स टू के इंटू बी आई इंटू एल साइन थीटा। अब याद रखें जो के की वैल्यू हमने यहाँ पर जो लिया है ये एक है, नियतांक है जिसका मान एकांक है। तो इस प्रकार से जो फोर्स हमें प्राप्त हुआ किसी कंडक्टिंग वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी वैल्यू आई एफ इक्वल्स टू वी आई इंटू एल साइन थीटा या आई इंटू वी एल साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें दो केस। अब अगर यदि चालक हमारा चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के लंबवत है, यानी थीटा की वैल्यू हम क्या कर दें 90 कर दें। अगर थीटा की वैल्यू 90 करेंगे तो एफ इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल्स टू आई वी एल मिल जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, अधिकतम लगने वाला फोर्स। और अगर थीटा, जो थीटा की वैल्यू है इसे हम अगर 0 कर दें या फिर 180 कर दें, अर्थात चालक हमारा चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के समानांतर हो जाए, तो जो फोर्स होगा एफ इक्वल्स टू वो 0 हो जाएगा और ये निम्नतम वैल्यू हो जाएगी या न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब नोट ये बहुत ध्यान दें कि नोट है इसमें एक, तो उपर्युक्त यांत्रिक बलों की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो फोर्स है हमारा किसी कंडक्टिंग वायर पर लगने वाला फोर्स, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर कोई हमारा करंट करेंग कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना बल कार्य करेगा ये हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा चालक था कंडक्टर, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ये वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा,
अब चूंकि ये बल रेखाएं क्यों दिशा में हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं गई हैं डॉटेड वाली इसके समांतर हैं, इसलिए ये अप्रभावी हो जाती हैं और इस पर कोई विशेष बात इफेक्ट नहीं छोड़ पाती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारे पास चालक द्वारा किया गया कार्य, यानी वर्क डन बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसने कार्य भी कुछ किया क्या? तो अब जैसा कि हम जानते हैं किसी एल लंबाई वाले धारावाही चालक जो कि चुंबकीय फ्लक्स बी वाले क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं से थीटा डिग्री पर रखा हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? उस पर लगने वाला बल है F इंटू आई बी एल साइन थीटा। अभी पीछे जस्ट देखा यहाँ पर आई बी एल साइन थीटा से। ठीक है, ये रहा F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। और अगर चालक हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखा है यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो हमें मैक्सिमम यानी अधिकतम बल उस पर कार्य करता है। और अधिकतम बल अगर कार्य कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस समय कार्य भी क्या होगा? अधिकतम होगा। अब चालक को अगर बल की विपरीत दिशा में d मीटर तक खिसकाया जाए, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चालक पर उसके विपरीत दिशा में अगर इसको d मीटर तक शिफ्ट किया जाए, जैसे मान लीजिए ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम क्या करें इसको ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ d दूरी तक शिफ्ट करें, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, जो कार्य होगा वो क्या जाएगा? वर्क इक्वल्स टू W इक्वल्स टू F इंटू डी। ठीक है, तो आ जाएगा वर्क W इक्वल्स टू बल इंटू स्थानांतरण यानी डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा। और मैक्सिमम बल कितना? आई बी एल इंटू डी। अब ध्यान रहे आई बी एल इंटू डी को क्या कह देते हैं? एरिया ए होता है, तो हमारे पास आ जाएगा आई इंटू बी इंटू ए या W इक्वल्स टू बी ए इंटू आई। ठीक है, और B इंटू ए को हम फाई यानी कि फ्लक्स कह देते हैं, तो B इंटू ए की जगह फाई, तो इस प्रकार से W हमारे पास आ जाएगा फाई इंटू आई और इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर एम्पियर। हैं, कितना कार्य किया गया? कार्य की यूनिट क्या आ जाएगी? वेबर एम्पियर या फिर जूल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा काटा गया फ्लक्स इंटू धारा आई। ठीक है, तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो कि किसी मैग्नेटिक फ्लक्स V में वाले फील्ड में रखा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा W इक्वल्स टू काटा गया फ्लक्स फाई यानी स्वेप्ट फ्लक्स फाई इंटू फ्लोइंग करंट आई। ये ध्यान दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने इसमें कई सारी बातें देखी, जैसे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी देखा और फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में देखा, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग वायर पर कितना वर्क लग रहा है या कितना फोर्स लग रहा है वो देखा और उसके बाद उस फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, ये सारी बातें हमने डिटेल में देखी हैं। इसे आप एक बार देखना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, जैसे करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कितना लग रहा है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ये याद होना चाहिए। इसके द्वारा अगर वर्क कितना किया जा रहा है तो वो याद होना चाहिए फार्मूला W इक्वल्स टू फाई इंटू ई, और ये जो पहला फार्मूला था उसके आई बी एल साइन थीटा इंटू डी, तो वहाँ से भी यानी कोई भी अगर वेरिएबल चेंज करें तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिवाइज करना, इनकी यूनिट्स को ध्यान में रखना और इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। हालांकि इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।